हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी वीएस मैम। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं चैप्टर सॉइल डिग्रेडेशन का, मेरा लेक्चर 2 है आपका एलएमएस पोर्टल के जो हम ज़रिए आज पढ़ रहे हैं। तो लेक्चर 2 में क्या है कि हमें आज पढ़ना है, हमने अभी तक पढ़ा था सॉइल इरोजन क्या था लेक्चर 1 में। तो सॉइल कि किस तरीके से जो इरोड होता है इसको कंट्रोल किस तरीके से कर सकते हैं, कंट्रोलिंग टेक्निक्स, और हम पढ़ेंगे कि इम्पैक्ट क्या है सॉइल इरोजन के। जब सॉइल इरोजन हो जाता है उसके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं हमारे ऊपर। तो आज कंट्रोलिंग टेक्निक्स और इम्पैक्ट्स ऑफ सॉइल इरोजन हमें पढ़ना है। जो सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने वाली टेक्निक है, वो सबसे पहले हम जो पहली टेक्निक है वो है काउंटर फार्मिंग। काउंटर फार्मिंग जो है हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं प्लगिंग, सीडिंग, कल्टिवेटिंग, हार्वेस्टिंग अक्रॉस द स्लोप रादर देन विथ इट। थॉमस जेफरसन जिसने 1813 में लिखा था, वी नाउ प्लग हॉरिजेंटली फॉलोइंग द कर्वेचर ऑफ द हिल्स। Every furrow thus acts as a reservoir to retain waters securely in, an ounce of soil is now carried off। तो मैं आपको बताऊंगी, आगे पिक्स में भी दिखाऊंगी कि काउंटर फार्मिंग किस तरीके से होती है। ये तो फिलहाल आपकी डेफिनेशन थी। काउंटर फार्मिंग जो है इसको हम काउंटर कल्टीवेशन या काउंटरिंग भी बोलते हैं। जो हिली एरियाज़ में, जो स्लोपी एरिया होता है, पहाड़ों का हिली एरिया होता है, वहाँ पे ये कल्टीवेशन प्रैक्टिस की जाती है। इसमें प्लगिंग होती है, प्लांटिंग होती है। हम पहले पहाड़ों को खोदते हैं, फिर वहाँ प्लांट्स लगाते हैं। वीडिंग भी होती है, कुछ घास वास निकालनी है, वो सब भी उस अलोंग द स्लोप होती है। जब ये स्लोप में कल्टीवेशन जो चीज़ होती है उसकी वजह से जो सॉइल इरोजन है वो लगभग 50% कम हो जाता है। ठीक है, काउंटर फार्मिंग जो है वो हिली एरिया में होता है, और फिर बाद में हिली एरिया में जब काउंटर फार्मिंग करते हैं तो फार्मिंग की वजह से हर चीज़ जो है एक जगह टिकी रह जाती है और सॉइल जो है वो इरोड होने से बच जाती है, क्योंकि बीच में बैरियर्स लग जाते हैं। बीच में खेती बाड़ी जब होती हैं तो सारी चीज़ें वहाँ पे एब्जॉर्ब होने लगती है। जो पानी अगर बह भी रहा होता है, सॉइल अगर इरोड हो भी रहा होता है, तो वो बीच बीच में जहाँ उसको स्लोप में एकदम से कुछ भी बीच में नहीं आता था बैरियर, अब उसको जो ये कल्टीवेशन का है, ये क्रॉप्स ये बैरियर बनते हैं और इरोड नहीं होने देते, क्योंकि जो भी प्लांट है वो हमेशा सॉइल को अपने रूट्स के थ्रू बाइंड करके रखता है, होल्ड करके रखता है। जब स्लोप पे कोई भी कल्टीवेशन नहीं थी, कोई भी पेड़ पौधा नहीं था, तो वो एकदम से इरोड हो जाता था। बट अब कल्टीवेशन है, तो अब प्लांट्स हैं, तो वो उसको एज ए बैरियर भी बनते हैं और सॉइल को होल्ड भी करते हैं। तो कोई भी चीज़ जो है एकदम से क्या होता है, वो इरोड नहीं हो सकती है, कभी सीधा सॉइल इरोजन से बच जाता है। ठीक है, अभी आप जो नेक्स्ट फिगर देखेंगे जिसमें आप आराम से देखेंगे एक स्लोप जो है वो कैसा होगा, और एक जो काउंटर फार्मिंग से जो बनी गई है, स्लोप में काउंटर फार्मिंग हुई है, वो कैसी होगी। ये जो फिगर हैं आप देख सकते हैं, इसमें 2 पिक्चर्स हैं, एक जो है काउंटर, दूसरा है नॉर्मल स्लोप। तो आप देख लीजिए, जो नॉर्मल स्लोप है वो ऊपर से चट्टान से नीचे सीधे कोई भी चीज़ खिसक के नीचे आएगी, मगर काउंटर में आप देख लीजिए हर जगह एक स्टेप्स बनाए गए हैं, मतलब हर जगह पे यहाँ पे फार्मिंग हो रही है, बैरियर बने हुए हैं, कोई भी चीज़ इजीली इरोड नहीं हो जाएगी। आप देख लीजिए काउंटर फिगर में पानी भी अगर आता है, वो साइड में जहाँ पानी कलेक्ट हुआ है, आप फिगर में अच्छे से जूम करके देख लीजिएगा कि वो पानी वहाँ कलेक्ट हो जाता है। बहुत देर तक पानी उस जगह होल्ड करके रहता है और ये सॉइल जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, रिटेन करके रखती है। ठीक है, बट यही चीज़ अगर स्लोप में होती है, जो नॉर्मल स्लोप है, वहाँ पे कोई भी चीज़ होल्ड करने के लिए नहीं है। जो भी चीज़ ऊपर से बह के आएगी वो एकदम से नीचे चली जाएगी, और नीचे वो पूरी तरह से कहीं पे भी इन्फिल्ट्रेशन नहीं होती पानी की, कहीं भी पानी एब्जॉर्ब नहीं होता है। मगर काउंटर में हर स्टेप पे पानी एब्जॉर्ब भी होता है, पानी बहुत देर तक होल्ड करके रहता है। हर स्टेप में आप देख लीजिए साइड में जो है पानी को होल्डिंग करने के लिए भी रखा है, यहाँ पे पेड़ लगाए जाते हैं साथ साथ में,
और ये इसको बोलते हैं हम काउंटर फार्मिंग। ये जो काउंटर फार्मिंग में जो है, ये क्या बनता है यहाँ पे, ऑब्स्ट्रक्शंस, अगर कोई भी चीज़ बह के आ रही है, रन ऑफ हो रहा है उसका, तो ये उसके बीच में एक बैरियर का काम करती है। ये बहुत टाइम देती है पानी को सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब करने में। वाटर का लॉस यहाँ पे नहीं होता है, सॉइल इरोजन भी 50% कम होता है, रन ऑफ भी कम होता है, वाटर का इन्फिल्ट्रेशन काउंटर में ज़्यादा होता है, और हमें आगे जाके जो फसल होती है वो भी 10 से 15% हमें यहाँ फसल भी अच्छी मिलती है। तो इन दो पिक्चर से आप इजीली ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा बेटर है। ठीक है, जो काउंटर फार्मिंग है इसमें जो क्रॉप्स हैं, कौन से टाइप के क्रॉप्स यहाँ ग्रो कर सकते हैं, जो इरोजन रेजिस्टेंट क्रॉप होते हैं, या हम क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स वो होते हैं जो जिनके बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं है, एक जो पौधा लगाया उसके साथ ही दूसरा पौधा लगाया, ठीक है, साथ साथ में, बीच में कोई भी स्पेस नहीं देनी है, ताकि कोई भी चीज़ को रन ऑफ होने का गैप ही ना मिले, हर कोई चीज़ को वहीं पे बैरियर बना रहे। ठीक है, तो इसमें काउपी, ग्राउंडनट, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, ये जो क्रॉप्स हैं ये काउंटर फार्मिंग में जो है वो कल्टिवेट किए जाते हैं। नेक्स्ट टेक्निक जो है वो है स्ट्रिप क्रॉपिंग। अब स्ट्रिप क्रॉपिंग होती क्या है? स्ट्रिप क्रॉपिंग जो है ये एक ऐसी टाइप ऑफ प्रैक्टिस है जो ऑर्डिनरी क्रॉप्स जो हैं उनको प्लांट किया जाता है, ग्रो किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ छोटे छोटे पट्टियों के हिसाब से, नैरो स्ट्रिप्स अक्रॉस द लैंड स्लोप। अगर लैंड है और वो स्लोपी है, ठीक है, जैसे पहाड़ी लैंड है, हिली एरिया है, वो स्लोप में है, ऊपर से नीचे आप देखेंगे एकदम प्लेन नहीं है, ठीक है, अगर लैंड जो है वो एकदम पे वर्टिकली आप मानेंगे एकदम स्लोप के हिसाब से है, तो वहाँ पे जो प्लांट्स और जो भी ग्रो किए जाते हैं वो स्ट्रिप वाइज ग्रो किए जाते हैं, पट्टियों में। ठीक है, पट्टियाँ नहीं होती हैं, एक एक स्ट्रिप आप ले लीजिए, ठीक है, उसी तरीके से ग्रो की जाती है स्ट्रिप फार्मिंग में। अब जो ये स्ट्रिप फार्मिंग है ये यूज़ किया जाता है वहाँ पे जहाँ लैंड का स्लोप जो है काफ़ी ज़्यादा डीप होता है, स्टीप होता है, एकदम से बारीक ऊपर से नीचे सीधा पहाड़ की तरफ, और काफ़ी लंबा स्लोप होता है, वहाँ स्ट्रिप क्रॉपिंग की जाती है। स्ट्रिप क्रॉपिंग के साथ हम एक और चीज़ यूज़ करते हैं कि हम क्रॉप रोटेशन करते हैं, मतलब जो क्रॉप हमने इस साल इस स्लोप वाली लैंड पे लगाया वो नेक्स्ट साल हम नहीं लगाएंगे, नेक्स्ट साल हम कुछ और वाली क्रॉप लगाएंगे। ठीक है, क्रॉप रोटेशन भी होती रहेगी, उस ज़मीन के न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एकदम से डिप्लीट नहीं होंगे, वो बने रहेंगे, उनको वापस से रिन्यू करने का टाइम भी मिलेगा, और ये जो स्लोप वाला एरिया है इसमें सॉइल इरोजन भी नहीं होगा। आप इस फिगर में देख रहे होंगे इस तरीके से जो ये स्ट्रिप क्रॉपिंग है वो की जाती है। ये प्लेन एरिया में दिखाया गया है, आप देख सकते हैं इसमें कि देख लीजिए एक पट्टी के हिसाब से, एक लाइन के हिसाब से छोटे छोटे नैरो स्ट्रिप्स बनाए गए हैं, जिसके ऊपर जो ग्रीन कलर का आप देखेंगे यहाँ प्लांट्स लगे हुए हैं छोटे छोटे, और साइड में जो ये गैप आप देखेंगे ये इनको ट्रंच बोला जाता है, और जिनके ऊपर जो ग्रीन कलर के जो क्रॉप्स लगे हुए हैं उसको बंड्स बोला जाता है। ठीक है, तो नीचे जो ये है ट्रंच, हर ट्रंच के बाद एक बंड है जिनके ऊपर क्रॉप लगे हैं, तो पूरा स्ट्रिप में लगे हुए हैं। अब जैसे ये स्ट्रिप क्रॉपिंग है ये क्या करती हैं, अगर पानी का बहाव आता है, ये जब हिली एरिया में जो चीज़ होती है, जो आप नेक्स्ट फिगर में देखेंगे हिली एरिया में किस तरीके से पिक्चर में दिखाया गया है, ये हिली एरिया का जो स्ट्रिप क्रॉपिंग है, इससे पहले जो आपने देखी थी वो एक प्लेन एरिया में थी स्ट्रिप क्रॉपिंग। यहाँ पे क्या होता है, जब वाटर जो होता है जब फ्लो से आता है ऊपर, हायर फ्लो से आता है, हायर स्लोप से आता है, तो वाटर जो है धीरे धीरे पहुँचता है हर एक सॉइल के पास। कुछ सॉइल जो होती है काफ़ी वीक होती है, उसमें इतने मिनरल्स नहीं होते हैं, अगर पानी बहुत स्ट्रॉन्ग बहाव से आएगा तो वो जो वीक सॉइल है वो और ही निकलती जाएगी, और ही इरोड होती जाएगी। इसीलिए जब ये स्ट्रिप क्रॉपिंग की जाती है ये एक टाइप का बैरियर बनता है, इतना ज़्यादा ये पानी के बहाव को आगे बहने नहीं देता है, उधर ही उसको ब्रेक लगा देता है।
तो जो वीकर सॉइल होती है वो एकदम से बह के नहीं चली जाती है, वो वॉश आउट नहीं हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा स्पीड ब्रेकर्स, ठीक है, पहली जो फिगर हमने देखी थी जिसमें स्ट्रिप क्रॉपिंग दिखाई गई थी, पूरा लाइंस, वो एक टाइप का आपको दिख रहा होगा एक स्पीड ब्रेकर है। जब हम सड़क पे चलते हैं अगर स्पीड ब्रेकर आता है तो हम रुक जाते हैं, ठीक है ना, हमारी गाड़ी की स्पीड बिल्कुल धीरे हो जाती है, क्योंकि स्पीड ब्रेकर का मतलब ही होता है कि आगे स्लो डाउन हो जाना है। इसी तरीके जब स्ट्रिप क्रॉपिंग आएगी तो पानी का बहाव जब आएगा, बीच में ट्रंच, फिर उसके बाद बंड जिसके ऊपर क्रॉप लगा होता है, तो वो एक स्पीड ब्रेकर का काम करेगा। वहाँ पानी का बहाव रुक जाएगा, फिर थोड़ा और बहेगा, फिर और रुक जाएगा। इस तरीके से पानी जो बहुत हायर स्लोप्स में हाई स्पीड से आएगा वो अपने साथ जो लैंड को इरोड करता है, सॉइल को इरोड करता है, वो यहाँ पे नहीं कर पाएगा स्ट्रिप क्रॉपिंग में, तो इससे सॉइल इरोजन बचेगा। और इसमें जो सूटेबल क्रॉप्स जो ग्रो किए जाते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग में, वो सेम क्लोजली ग्रोइंग क्रॉप्स जो एक साथ ग्रो किए जाते हैं, ठीक है। इसमें स्मॉल ग्रेन क्रॉप्स, वीट, कॉर्न, सोयाबीन, कॉटन, शुगर बीट, ये सब जो हैं ये ग्रो किए जाते हैं। ये सूटेबल क्रॉप्स हैं जो इस स्ट्रिप क्रॉपिंग में ग्रो किए जाते हैं। और इसका एडवांटेज यही है कि ये सॉइल इरोजन को रोक देता है, पूरा जो स्ट्रक्चर है सॉइल को उसको पूरा मेंटेन करके रखता है, और नाइट्रोजन की जो इंक्रीज़ है वो भी ये बचा के रखता है, और फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल भी ये मेंटेन करके रखता है। इसके बाद हमारा आता है टेरेसिंग। जो प्रैक्टिस ऑफ टेरेसिंग हैज़ बीन कॉमन इन एंशिएंट चाइना। द फ्लैट स्टेप लाइक बेंच टेरेसेस आर नाउ नॉट यूजफुल. Modern terrace is an embankment of earth constructed across a slope in such a way as to control water runoff and minimize erosion. To be very effective, terrace must check water flow before it attains sufficient velocity to loosen and transport soil. अब आप जो टेरेस फार्मिंग है, या इसको हम बेंच टेरेस भी बोल सकते हैं, इसमें क्या किए जाते हैं आप देखेंगे इस फिगर में, कंस्ट्रक्शन ऑफ सीरीज ऑफ प्लेटफॉर्म्स। इस तरीके से लगेगा कुछ प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, स्टेज बना रहे हैं, जिस हिसाब से काउंटर में बनाया अलोंग काउंटर्स, इस तरीके से एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है। एक हिल को कट किया जाता है स्टेप्स में, स्टेप लाइक फॉर्मेशन, जैसे सीढ़ी होती है, एक सीढ़ी चढ़ते हैं वैसे, मगर उन सीढ़ियों के बीच में बहुत गैप होता है। एक पूरा प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, फिर और कटिंग की जाती है, फिर ऊपर वाले को पूरा प्लेटफॉर्म बनाया जाता है। इसी तरीके से बराबर डिस्टेंस से बनाया जाता है। इस फिगर में आप देखेंगे बराबर प्लेटफॉर्म्स जो बनाए गए हैं ये रेगुलर इंटरवल्स में बनाए गए हैं, स्लांटेड हैं। आप देखेंगे राइज होता जा रहा है, आप देखें एक पूरा प्लेटफॉर्म है, फिर कितना ऊपर स्लांटिंग में एकदम राइज, फिर और उतना ही गैप से रेगुलर इंटरवल से पूरा वो प्लेटफॉर्म बना दिया गया है। इस फिगर में आप देखेंगे ये एक हिली एरिया था जिसमें स्लांटिंग तरीके से इसमें टेरेस फार्मिंग की गई है, जो आप देख सकते हैं, ठीक है। आप इस फिगर में देख ले कितना परफेक्ट तरीके से बराबर डिस्टेंस से पूरा एक, हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, बराबर वैसे ही एक प्लेटफॉर्म बनाया, उसमें आप देख लीजिए किस तरीके से क्रॉप ग्रो किया गया है, बराबर एक इंटरवल तरीके से, पूरा इंटरवल्स के हिसाब से इन्होंने इसमें किया हुआ है इस क्रॉप में, इस टेरेस फार्मिंग में। जो नेक्स्ट है वो है गली रिक्लेमेशन। गलीज जो होती हैं ये आर डेंजरस सिग्नल्स दैट इंडिकेट लैंड इज इरोडिंग रैपिडली and may become a wasteland, as in case of vast areas along the rivers Chambal and Yamuna. If a gully is small, it may be plugged in and then seeded to quick growing crops like barley, maize, jowar, wheat in order to check the erosion. अगर बहुत कम गली बनी हुई है, गली फॉर्मेशन हमने पहले पढ़ा हुआ था कि जब बहुत ज़्यादा फ्लो आ जाता है पानी का तो पूरा ज़मीन को बीच में से काट के एकदम गली सी बना देते हैं, साइड में लैंड रह जाती है और पूरा ज़मीन को उखाड़ के ले जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर कम गली बनी है तो छोटे छोटे क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। इन केस ऑफ सीवियर गलीइंग तो बहुत सारे चेक डैम्स जो of manure and straw constructed at 5-meter interval may be effective because it will collect behind the dams and gradually fill in the channel
अर्दन, स्टोन एंड इवन कंक्रीट डैम्स में भी बिल्ट, हम बना सकते हैं हर इंटरवल पे गली के पास। तो वो जो भी रन ऑफ हुआ होता है वो उन चेक डैम्स में आगे कलेक्ट हो जाएगा, कहीं आगे जाके सॉइल को कहीं नहीं डिपॉजिट करेगा, उन्हीं चेक डैम्स में डिपॉजिट करेगा और रन ऑफ वहीं पे जाके होल्ड हो जाएगा। कोई भी हम उसके बीच में बैरियर बना सकते हैं। में आप देख लीजिए कि देखिए अभी कैसे ज़मीन थी, पीछे से पानी का बहुत बहाव आ रहा है और एकदम से बीच में गली जैसी बन गई, ठीक है ना, पूरा बहाव हो जाता है। बट इसी गली में अगर हम प्लांट्स लगाएंगे, वेजिटेशन, फॉरेस्ट बनाने की कोशिश करेंगे, तो वो क्या करेगा कि पेड़ जो है वो बाइंड करके रखेगा इधर से रूट्स को। तो किनके रूट्स जो हैं प्लांट के, वो सॉइल को बाइंड करके रखेगा, होल्ड करके रखेगा। तो आगे जो रन ऑफ आ रहा होगा वो रुक जाएगा, उसको बैरियर मिलेगा। फॉरेस्ट इस चीज़ को हमेशा फर्टाइल बना के रखेगा। अगर यहाँ एफॉरेस्टेशन दोबारा हो जाए, क्योंकि ये तो पूरा इरोड करने लगेगा, ये पूरी गली बन रही है, पूरा टॉप सॉइल निकल जाएगा। बट अगर हम यहाँ पे बैरियर लगाएंगे, प्लांट ग्रो करवाएंगे, फॉरेस्टेशन करेंगे और हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, आगे किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, डैम बना सकते हैं, ताकि वहाँ से जो भी इरोड होके आ रहा है वो चेक डैम्स में कहीं पे जाके कंस्ट्रक्शन वाली एरिया में कलेक्ट हो जाएगा। वो एक टाइप का बैरियर बनेगा ताकि आगे जाके वो फ्लो ना हो, वहीं पे रुक जाए, ठीक है। इस तरीके से गली की रिक्लेमेशन की जाती है। अब जो लास्ट वन है वो है शेल्टर बेल्ट्स। ये क्या होते हैं, ये ग्रीन बेल्ट्स ऑफ ट्रीज़ होते हैं। बहुत ट्रीज़ लगाए जाते हैं जिनकी वजह से क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा हवा चलती है ना, तो वो भी अपने साथ सॉइल को तो इरोड करके ले जाती है, पर इस हवा को हम रोक सकते हैं, स्ट्रॉन्ग विंड को हम रोक सकते हैं। कैसे? इनके बहाव को हम रोक सकते हैं, इनके बहने को हम हवा को रोक सकते हैं, ताकि वो हमारी टॉप लेयर को लूज़ ना करे और उसको एकदम से कैरी ना करे, ठीक है। उससे हमारा क्या हो जाता है, पूरा सॉइल इरोड हो जाता है। मगर जो विंड इरोजन की वजह से जो सॉइल होता है इरोड, उसको हम रोक सकते हैं जब हम ट्रीज़ को लगाते हैं। वो ट्रीज़ क्या होते हैं, वो इस हवा के स्ट्रॉन्ग फोर्स को वहीं पे ब्रेक कर देती है और टॉप लेयर ऑफ द सॉइल जो है वो इरोड नहीं होती है, लैंडस्केप्स नहीं होते हैं और ये किसी जगह को भी डेजर्ट बनने से रोक देते हैं, क्योंकि हवा जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड जो होती है विंड की, उसको क्या कर देती है, उधरी उसकी जो स्पीड होती है विंड की वो रोक देती है, हवा की गति को एकदम धीमा कर देती है। तो शेल्टर बेल्ट्स वही होते हैं कि हम ग्रीन बेल्ट ऑफ ट्रीज़ लगाएं, जहाँ पे भी हवा का ज़्यादा तेज़ चलती है वहाँ हम ये लगा सकते हैं, ताकि जो ये पेड्स हैं ये रोक ले हमारे आगे जो हवा होती है, हवा की वजह से जो सॉइल इरोजन होता है उसको ये रोक सकती है। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है इम्पैक्ट्स ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन से होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे, जो लॉस ऑफ फर्टाइल सॉइल और जो हमारी लैंड काफ़ी प्रोडक्टिव थी वो लेस प्रोडक्टिव बन जाती है, एग्रीकल्चर के काम नहीं आती, नए नए डेजर्ट बनने लगते हैं। सारी जब लैंड का टॉप सॉइल ही उड़ गया, फर्टाइल वाला लेयर ही उड़ गई, तो पीछे से रेगिस्तान ही बचेगा, पीछे से कोई चीज़ वहाँ उगेगी ही नहीं, वेजिटेशन होगी ही नहीं। तो जहाँ वेजिटेशन हुई नहीं तो वो रेतीली ज़मीन हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी जब सॉइल को उठा के ले जाएगी, हमारे पानी को ख़राब करेगी। तो बहुत सारे तरीक़ों से ये हमें इफ़ेक्ट करेगी। तो पहला जो है वो है लॉस ऑफ एरेबल लैंड। एरेबल लैंड एक ऐसी लैंड होती है जहाँ पे क्रॉप्स ग्रो करते हैं। बहुत सारे प्रैक्टिसेस होते हैं जब हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं, ठीक है। और क्या होता है, जब सॉइल इरोजन होता है तो टॉप लेयर जो है वो लूज़ हो जाती है, डिस्ट्रक्शन होती है सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसका स्ट्रक्चर, उसका सब कुछ डिस्ट्रक्ट होता है। बाद में वो एग्रीकल्चर के काम नहीं आती है, क्योंकि जब उसका टॉप लेयर ही लूज़ हो गया, जिस टॉप लेयर में सॉइल जो है वो ग्रो करता है, उस टॉप लेयर जो है सॉइल का, वहाँ पे प्लांट्स कोई भी जो क्रॉप है वो ग्रो करता है। मगर जब वही नहीं रहेगी तो फिर ग्रो कैसे होगा कोई चीज़। तो ये एक जो लैंड को, एक जो कल्टिवेबल लैंड थी उसको ये डेजर्ट बना देती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्लॉग्ड एंड पोल्यूटेड वाटरवेज। जो सॉइल इरोजन होता है लैंड से, तब ये सॉइल की टॉप लेयर को तो ले जाता है, सॉइल की फर्टाइल लेयर को ले जाता है, उसके न्यूट्रिएंट्स भी ले जाता है। जो हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के दौरान
फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, ये सब सॉइल में जाता है, थोड़ा पेड़ों को भी जाता है और सॉइल में भी जाता है। तो फिर ये पेस्टिसाइड्स, ये फर्टिलाइज़र्स भी वॉश हो जाते हैं सॉइल के साथ। वॉश होते 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 ये चला जाता है पानियों में, ठीक है। वहाँ पे ये फ्रेश वाटर को डैमेज करता है, जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था जब हमने वाटर पोल्यूशन पढ़ा था। वहाँ पे ये लोकल कम्युनिटी को भी अफेक्ट करता है, क्योंकि जो उस पानी पे डिपेंडेंट होंगे, क्योंकि ये उनको पोल्यूट कर देता है, ठीक है। नालियों को ब्लॉक कर देता है, क्योंकि मिट्टी जमा हो जाती है। थर्ड वन है इंक्रीज्ड फ्लडिंग। जब लैंड जो है वो एक फॉरेस्ट लैंड थी, उसको इरोड हो गई वो, उसमें अगर आप देखेंगे जो लैंडस्केप्स हो गए, पूरा का पूरा पहाड़ ही निकल के आ गया। तो पानी का बहाव, जो पानी को रोकने के लिए पहाड़ थे, पेड़ पौधे थे, वो बचे ही नहीं। तो पूरा पानी तो एकदम से बहाव से आएगा, क्योंकि बैरियर तो कोई है ही नहीं, प्लांट तो है ही नहीं। तो क्या होगा, फ्लड आ जाएंगे, ठीक है ना। तो जब फ्लड आएगा, कुछ अगर कहीं बचा खुचा भी होगा तो वो भी बह के निकल जाएगा। जब फ्लड आएगा तो पानी के जो ज़मीन के अंदर पानी को एब्जॉर्ब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी थी, वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये चीज़ें हो जाती हैं सॉइल इरोजन से। नेक्स्ट है इकोनॉमिक लॉस। हर साल इंडिया में वाटर इरोजन जो होता है, उससे 6000 टन्स की जो टॉप सॉइल है वो इरोड हो जाती है, ठीक है, वो निकाल लेता है, जिसमें लगभग 1000 करोड़ का न्यूट्रिएंट्स होते हैं। 1000 करोड़ के अगर हम न्यूट्रिएंट्स खरीदे, मतलब थ्रू फर्टिलाइज़र कुछ भी बनाए, तो वो सब वो लेके चला जाता है। तो इकोनॉमिक लॉस हुआ ना। इस इरोजन की वजह से बहुत ज़्यादा मिट्टी जमा हो जाती है, चॉकिंग हो जाता है। बहुत सारे जो एस्चुरीज़ है, बहुत सारे पॉन्ड्स, लेक्स, वो पूरा भर जाता है, क्योंकि इरोड होके वहीं पे पड़ जाता है। तो उनका क्या हो जाता है, वो जाम हो जाते हैं, पाइपें जाम हो जाती हैं। इरोडेड सॉइल जो होता है, ये रिवर बेड्स में उनका लेवल बढ़ा देता है। कहीं पे भी पानी के दरिया में चला गया, जब उनका लेवल ही बढ़ गया तो फ्लड ही लाएगी, वो तो फटने को आ जाएगी ना, स्वेल हो जाएगी। उसकी वजह से भी तो फ्लड आएगा, डिवास्टेटिंग फ्लड, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज हर साल होता है। क्योंकि फ्लड जब आता है, वो हमारे घरों को, हमारी प्रॉपर्टी, सबको ले डूब जाता है। देखा ही होगा आपने, हर साल फ्लड आता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इम्पैक्ट है सॉइल इरोजन का।